जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज आपकी यह पहली क्लास है जिसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है समाजीकरण, उसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है। समाजीकरण से जितने भी टॉपिक्स है आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर उन टॉपिक को हम सब कवर करेंगे और लास्ट में उन्हीं सब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित नए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक जनवरी में जो आपका सीटेट हुआ था, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। उसके साथ साथ आपके जो संभावित क्वेश्चन हैं वह सब भी सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये टेलीग्राम पे यह सर्च कर सकते हैं @YesForStudy1, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट से संबंधित सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं समाजीकरण। सबसे पहले जानेंगे समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह पॉइंट नोट डाउन करिएगा दोस्तों। यह समाजीकरण जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कुछ दिन चलेगा फिर रुक जाएगा फिर चलेगा, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण सरल से जटिल की ओर होता है, इसको आप जानते रहिए। समाजीकरण जो होता है बालक का, वह कैसे होता है? वह समाजीकरण सरल से जटिल की तरफ होता है। समाजीकरण बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। समाजीकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। समाजीकरण की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है दोस्तों। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वह औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक होता है। अब हम समझते हैं जो औपचारिक होता है उसे क्या कहते हैं और जो अनौपचारिक होता है उसे क्या कहते हैं। औपचारिक मतलब होता है दोस्तों जैसे दूसरी भाषा, जैसे बालक जो अनौपचारिक होता है मातृभाषा, जो बालक अपने परिवार में सीखता है उसे हम कहते हैं वह उसकी मातृभाषा है, मतलब वह उसकी अनौपचारिक भाषा है। और जो बालक के विद्यालय जाके सीखता है वह कैसी भाषा हो जाती है? वह दूसरी भाषा होती है, वह उसे हम औपचारिक भाषा के रूप में जानते हैं। आप इसको जानते रहिए, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है और औपचारिक का मतलब क्या होता है। इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफ़र होता रहता है दोस्तों। समाजीकरण प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, इसमें सांस्कृतिक जो उसका कल्चर होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। अब कैसे ट्रांसफ़र होता रहता है? जैसे कोई बालक महाराष्ट्र में रहता है, कुछ दिन वह महाराष्ट्र में था, फिर वह यूपी में आके रहने लगा। अब जो महाराष्ट्र का कल्चर वो सीखा था, यहाँ पे आने के बाद जो यूपी का कल्चर होता है वह भी वो सीखने लगता है। इसीलिए कह रहे हैं उसका जो सांस्कृतिक कल्चर होता है वह ट्रांसफ़र होता रहता है। समाजीकरण समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज या नियमों पर आधारित होता है दोस्तों। समाजीकरण कैसे आधारित होता है? यह रीति रिवाज या नियमों पर आधारित होता है। जैसे कहते हैं ना कि समाजीकरण हम सबको बताया जाता है कि बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, यह रीति रिवाज चली आ रही, परंपरा चली आ रही है, इससे हमको आगे बढ़ाना है। तो फिर यह सब हमको समाज, हमारे परिवार बताता है, समाज बताता है हमको समाज में किस तरीके से रहना है। अब इसके हम प्रकार समझते हैं कि जो समाजीकरण होता है वह कितने प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब इस देखिए, इसमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड यही है जिनके संपर्क में बालक स्वयं आता है। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत अगर आपने कीवर्ड को समझ लिया तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। करें, प्राथमिक समाजीकरण वह होता है जिसमें बालक स्वयं से आता है। इसका कीवर्ड क्या है? जिनके संपर्क में बालक स्वयं से आता है। बालक पैदा हुआ तो किनके संपर्क में स्वयं से आएगा? परिवार के संपर्क में स्वयं से आएगा। ऐसा तो है नहीं विद्यालय के संपर्क में चला जाएगा, बालक पैदा हुआ सीधा विद्यालय ही भाग गया, तो ऐसा नहीं होता।
जिनके संपर्क में स्वयं सहायता है, पड़ोसी हो गए, पड़ोसी खुद से बालक खेलते खेलते पड़ोसी के पास हो जाता है, उनके संपर्क में खुद से आ रहा है, परिवार हो गया, यह सब प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। हम समझते हैं कौन कौन आते हैं। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गए, सहपाठियों का समूह हो गया। देखिए विद्यालय जो होता है वह द्वितीयक समाजीकरण होता है, लेकिन जो सहपाठी होते हैं वह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बालक विद्यालय जाएगा, विद्यालय द्वितीयक संस्था है, वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे उनसे जो है स्वयं संपर्क से बनता है कि हाँ दोस्त बन जाते हैं, वह सब सहपाठियों का समूह जो होता है वह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि अगर विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण है तो सहपाठियों का समूह भी द्वितीयक समाजीकरण होगा। नहीं दोस्तों, यह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद द्वितीयक समाजीकरण की अगर हमसे बात करें, जिनके संपर्क में बालक दूसरे द्वारा लाया जाता है। जैसे हमने बताया था विद्यालय, अब विद्यालय में बालक स्वयं तो जाता नहीं है, परिवार वाले उसके ले जाते हैं, मम्मी पापा विद्यालय में ले जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो फिर वह विद्यालय जाता है। वह किसी के द्वारा ले जाया गया, खुद से नहीं गया है। जैसे स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, लाइब्रेरी हो गया, यह सब कैसी संस्थाएं, ये द्वितीयक संस्थाएं हैं जिनके द्वारा बालक दूसरे के द्वारा लाया जाता है वहाँ पे। अब हम कुछ कारक की बात करते हैं, समाजीकरण के जो प्रमुख कारक हैं, जैसे परिवार है। कह रहे हैं परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक कारण है। जो परिवार होता है वह प्राथमिक कारक है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहला कारक है। इसको आप जानते रहिए। इसके बाद है कह रहे हैं परिवार में एक बच्चा आदतें, संस्कार तथा बड़ों का सम्मान करना, यह मिलजुल कर रहना सीखता है। अब इसका कहने के मतलब है जो बालक होता है उसको समाजीकरण की शिक्षा कहाँ पे मिल जाती है, उसके परिवार में ही मिल जाती है। अब विद्यालय जाता है, विद्यालय में जाने से पहले बालक बहुत कुछ सीख के जाता है। ऐसा तो है नहीं विद्यालय जाएगा तब विद्यालय वाले बताएंगे बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी पापा है। पापा मम्मी चाचा चाची सबको बालक जो है परिवार में ही सीख लेता है। इसलिए विद्यालय बालक जाने से पहले कोरी पटिया नहीं होता, बहुत ज्ञान सीख के तब विद्यालय जाता है। जिसे घर पे बता दिया जाता है, बड़ों को पैर छूना है, बड़ों का सम्मान देना है, गाली नहीं देनी है, यह सब उसे समाजीकरण की शिक्षा कहाँ मिल जाती है, परिवार में ही मिल जाती है। इसके बाद विद्यालय आता है। विद्यालय जो होता है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और यह औपचारिक कारक है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इसी पॉइंट से ज़्यादा बनते हैं, इसको जानते रहिए। द्वितीयक संस्था और प्राथमिक संस्था कौन सी है। यह समानता, सहकारिता, समय पालन, समूह भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कौन दोस्तों, विद्यालय। विद्यालय जो है बालक को व्याकरणिक ज्ञान देता है, समय का पालन कैसे करना है, कि हमको कितना खेलना है, कैसे समूह बनाना है, कैसे हमको समूह में रहना है, ये सब जानकारी हमको सिस्टमेटिक ढंग से करना कौन सिखाता है, विद्यालय सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। हम उम्र के बच्चे दोस्तों, जैसे वाइगोस्की ने हम उम्र बच्चों को समाजीकरण विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हम उम्र के बच्चा बिना किसी दबाव विचारों के आदान प्रदान करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं। अगर इसको हम आपको और अच्छे से बताएं, आप अभी आपके घर में जो बच्चा है, छोटा सा कोई बच्चा है, उसको देखिए, अभी आप उससे कोई बात करिए, आपसे वैसे खुल के नहीं बात करेगा जैसे उसके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे बात करता है। उनसे खेलना, दौड़ना, धूपना, मारपीट करना, हर चीज़ करता है, खुल के करता है। लेकिन क्या वैसे आपके साथ भी करता है? नहीं करता, क्योंकि वह जितना अच्छा अपने हम उम्र बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, उतना वो अपने बड़ों के साथ नहीं घुल पाता है। इसलिए समाजीकरण के जो प्रमुख कारक में हम उम्र के बच्चे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जनसंचार माध्यम। देखिए दोस्तों, जनसंचार माध्यम की अगर हम सब बात करें तो आज के समय में, पहले तो इसका नहीं था, लेकिन आज के समय में जनसंचार माध्यम से बालक सबसे ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। बालक विद्यालय जाने से पहले
मोबाइल से देख के ABCD का हर चीज़ याद करके तब जाता है, देख के जाता है। कोई कहानी लगा दीजिए, पोयम पोएट्री सब उसको याद हो गया है कि हाँ यह पोयम है, जाने जाने यस पापा। इस तरीके से वो सारे पोयम मोबाइल पे देख लेता है, जान जाता है। तो ये दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए वह क्या सीख रहा है। आज के समय में सोशल मीडिया सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब इसे हम कुछ हरलाक के अनुसार समझते हैं। हरलाक के अनुसार बालक जन्म के प्रथम माह में प्रकाश और आवाज़ से आकर्षित होता है, दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू करता है, तीसरे महीने अपनी माँ की आवाज़ को बाकी आवाज़ों से अलग कर लेता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। बालक जो है कितने माह बाद अब जो है अपनी माँ की आवाज़ और अन्य लोगों की आवाज़ से अलग कर पाता है, इसको जानते रहिए। 3 महीने में अपनी माँ को आवाज़ और दूसरे की आवाज़ में भिन्नता जान जाता है। प्रथम माह में सबसे पहले यह भी क्वेश्चन मैंने, सबसे पहले किस ओर आकर्षित होता है बालक? सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, फिर उसके बाद मुस्कुराना प्रयास करता है, धीरे धीरे मुस्कुराना प्रयास करता है, फिर उसके बाद अपनी माँ को आवाज़ और अन्य आवाज़ों में अंतर कर लेता है, हरलाक के अनुसार। सामाजिकरण के कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव एजेंसियाँ हैं। एक्टिव और पैसिव एजेंसियाँ हैं, उसको आपको हम बताते हैं। एक्टिव एजेंसियाँ जो होती है सक्रिय एजेंसियाँ, जैसे नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, वह एजेंसी जो सक्रिय एजेंसियाँ हैं और जिसका प्रभाव बालक पर सीधा पड़ता हो दोस्तों। जैसे परिवार, स्कूल, चर्च, युवा गतिविधि, समूह, संघ, सामाजिक कल्याण एजेंसियाँ, खेल क्लब, संग्रहालय, मनोरंजन आदि। यह दोस्तों एक्टिव एजेंसियाँ के अंतर्गत आती हैं। इनका प्रभाव जो है बालक पर सीधा पड़ता है। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अभी जब पैसिव एजेंसियाँ हम आपको बताते हैं आप क्लियर कर जाएंगे। देखिए, पैसिव एजेंसियाँ निष्क्रिय एजेंसियाँ, बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुस्तकालय, प्रेस, सिनेमा, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर, पत्रिका। अब आप इसमें तुलना करिए, परिवार का प्रभाव सीधा पड़ता है बालक पर, स्कूल का प्रभाव सीधा पड़ता है, चर्च, युवा गतिविधियाँ, समूह, संघ, ये सब क्या है बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन पुस्तकालय दोस्तों कैसा है, यह एक निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है, इस पर बालक का प्रभाव सीधा नहीं पड़ता। बालक विद्यालय जाएगा फिर वहाँ पे पुस्तकालय पड़ता है, तो यह दोस्तों इसका प्रभाव सीधा नहीं पड़ता है। समाचार हो गया, पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर, पत्रिका, यह सब पैसिव एजेंसिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपको यहाँ पे सीटेट के लिए कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे डेली। तो आगे बढ़ते हैं, जो सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत, एक मिनट दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। दोस्तों किस सिद्धांत के अंतर्गत? कूले का स्वदर्पण सिद्धांत के अंतर्गत समाज तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से बच्चे में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। दोस्तों व्यक्ति स्वयं की कमियां एवं बुराई नहीं देख पाता। समाज वह आईना है जो व्यक्ति की कमियां उजागर करके उन्हें सुधारते हुए एक सामाजिक प्राणी बनाता है। यह दोस्तों एकदम फैक्ट बात है। अगर किसी की कोई कमियां होती हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर हमको पढ़ाने में कोई समस्या है तो हमको खुद से थोड़ी पता चलेगा। जब आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये समस्याएं हैं, यहाँ से थोड़ा सा और सही पढ़ाइए, या फिर यहाँ पे गलत हो गया, या फिर यह पॉइंट और अच्छे से समझाइए, फिर हमको पता चलेगा हमको हमारी यह कमियां हैं, हमको इसे अगले वीडियो में सुधारना है। यह दोस्तों यही होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया है कि व्यक्ति स्वयं की कमियां बुराइयां नहीं देख पाता। समाज वह आईना है जो व्यक्ति की कमियां उजागर करके उन्हें सुधारने हेतु एक सामाजिक प्राणी बनाता है। यह इस सिद्धांत के अंतर्गत, इसे सिद्धांत कौन दिया है? या कूले ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है मीड का मैं और मुझे सिद्धांत।
अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना मैं कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द आया था मैं, उसकी बात कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना क्या कहलाता है? मैं कहलाता है। कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति पर निर्भर है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना ही मैं से मुझे की ओर या स्वयं से समाज की ओर ले जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें किस तरीके से डिफाइन किया गया है। जब बालक स्वयं के बारे में सोचता है तो वह उसे कहते हैं सोचना मैं कहलाता है, कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने काम से काम मतलब रखना। लेकिन जब वह ये समझ जाता है कि हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है तो हमको दूसरे के स्वार्थ का भी चिंता करना पड़ेगा, तब यह क्या कहलाता है? मैं से मुझे की तरफ कहलाता है। यही कहता है मेड का मैं और मुझे सिद्धांत कहलाता है। जब बालक स्वयं के बारे में सीखता है, सोचता है तो वह मैं कहलाता है, लेकिन जब वह स्वयं के साथ दूसरे के बारे में भी सोचने लगता है वह मुझे सिद्धांत कहलाता है। यही है मेड का मैं और मुझे का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये दोस्तों फ्रायड के शिष्य थे। कौन? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें कुल 8 सिद्धांत हैं। पहला है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसे वर्सेस करके हैं, तो पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताते हैं कौन कौन से 8 सिद्धांत थे। एरिक्सन फ्रायड के सिद्धांत में काम वासना की दी गई वरीयता से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। जो एरिक्सन थे दोस्तों, एरिक्सन फ्रायड थे, उनके शिष्य एरिक्सन थे। जो फ्रायड के सिद्धांत में काम वासना को वरीयता दिया गया था, तो इससे वह खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया था। इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं मिलकर व्यक्ति के जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन को शामिल करती हैं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 8 अवस्थाएं हैं, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी अवस्थाओं की बात किया गया है। प्रत्येक अवस्था में 2 विशेषताएं बनाम वर्सेस शब्द से जुड़ा हुआ है। अभी आगे हम बताते हैं इसको, एक एक सिद्धांत को आपको हम बताएंगे। तथा कभी भी अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर एक गुण का विकास होता है। आगे हम समझते हैं 8 अवस्थाएं जो हैं। विश्वास बनाम अविश्वास। दोस्तों, विश्वास बनाम जो अविश्वास है, यह किस उम्र के बालक के अंतर्गत देखा जाता है? यह 0 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है? आशा होती है दोस्तों। अब 0 से 18 वर्ष का जो बालक है उसके अंतर्गत क्या होता है? वह आशा में ही तो रहता है ना, कि हमको आशा है मम्मी हमको दूध देगी, या फिर पापा हमारे लिए खिलौने लाएंगे। इस एक आशा पर निर्भर रहता है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बालक? 0 से लेकर 18 माह तक बालक जो होता है वो आशा पे रहता है। उसका गुण क्या है? आशा है। और इसमें विश्वास बनाम अविश्वास होता है। जैसे पापा खिलौना ला दें तो विश्वास हो गया, पापा जाएंगे बाजार से खिलौना लाएंगे। अगर नहीं खिलौना लाए तो क्या हो गया? अविश्वास हो गया ना, कि हमको अब जैसे डेली जा रहे हैं बालक के लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं, टॉफ़ी ला रहे हैं, डेली ला रहे हैं, उसे एक विश्वास है, बालक को विश्वास है पापा मार्केट जाएंगे हमारे लिए ट्रॉफ़ी लाएंगे, ये उसके अंदर विश्वास है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ पापा मार्केट गए और ट्रॉफ़ी नहीं लाए, फिर वह दौड़ा पापा से गया टॉफ़ी, तो देखा तो उसे टॉफ़ी नहीं मिला। विश्वास किस में बदल गया? वह अविश्वास में बदल गया। यह तो आशा ही तो है ना कि हाँ आ सकता है। इसके बाद बनता है श्वेता बनाम शर्म। दोस्तों, यह 18 से लेके 3 वर्ष तक उम्र के बच्चों के अंदर देखा जाता है। इसमें इच्छा शक्ति के गुण देखे जाते हैं। पहल बनाम अपराध बोध, यह दोस्तों 3 से 5 वर्ष बालक के अंतर्गत होता है। उद्देश्य पूर्णता इसके गुण हैं। परिश्रम बनाम हीनता। दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता किसमें होता है? 5 से लेकर 13 वर्ष। इसके गुण क्या है? प्रतियोगिता। वही हो गया कि बालक परिश्रम कर रहा है, उसे रिजल्ट अच्छा मिल गया तो दोस्तों उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कहीं रिजल्ट निगेटिव हो गया तो क्या होता है? उसे अंदर हीनता की भावना आ जाती है। पहचान बनाम भ्रांति। दोस्तों, यह 13 से लेकर 21 वर्ष है। इसमें वफादारी, इसके गुण क्या होते हैं? वफादारी ज़्यादा होती है। बालक बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, हम जो सोच रहे हैं बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बालक दूसरे माइंड में चला जाता है। आत्मीयता बनाम अलगाव। दोस्तों, 21 से लेकर 40 वर्ष। इसमें इसका गुण क्या है दोस्तों? प्यार होता है।
प्यार का मतलब कि वो थोड़ा सा धार्मिक बनने लगता है, और थोड़ा प्यार मतलब कि हर चीज़ से थोड़ी से नेचुरल प्राकृतिक से प्यार करने लगता है। इस प्रकार से उसके अंतर्गत मेंटलिटी चेंज होने लगती है। और दोस्तों उत्पादक बनाम स्थिरता, ये 40 से लेकर 65 वर्ष, इसमें परवाह होता है कि हमको परिवार बनाना है, हमको घर बनाना है, बच्चे के लिए करना है, जैसे इसमें उसमें परवाह होने लगती है कि हमको अपने परिवार के लिए क्या करना होता है। संपूर्णता बनाम निराशा दोस्तों, 65 वर्ष से आगे बुद्धिमानी। अब इस उम्र में दोस्तों संपूर्णता बनाम निराशा होता है। कोई होता है कि जो सोचता है वह हासिल कर लेता है, और कोई होता है नहीं हासिल कर पाता, नहीं हासिल कर पाता तो वही निराशा हो जाती है। ये होता है बुद्धिमानी दोस्तों। बुद्धिमान वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, समझ जाता है कि हमने परिश्रम किया, हमको सफलता मिल गई, नहीं मिला निराशा मिल गई। अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें जितने भी गुण दिए गए हैं और जितने भी उम्र दिए गए हैं, जितने भी अवस्थाएं दिए गए, हर अवस्था ऐसी ही दोस्तों, करीब 90% आप अपने समाज में इसे देखेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यह अवस्थाएं चलती हैं, यह अवस्थाएं चलती रहती हैं। इसमें इस उम्र से, इस अवस्था से बालक होकर गुजरता ज़रूर है दोस्तों। यह हो गई जो 8 अवस्थाएं दिया गया था। यहाँ पे आज हम सब सामाजिकरण के जो पॉइंट थे उसको कवर कर लिए। अब इसी से कुछ क्वेश्चन बनाया जो कि आपके इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, उसको हम सब सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन से सामाजिकरण के प्राथमिक संस्था है दोस्तों। इसमें प्राथमिक संस्था की बात कर रहा है। प्राथमिक संस्था क्या होता है? प्राथमिक संस्था होती है इसके अंतर्गत बालक स्वयं से आए, इसे पड़ोसी हो गए, परिवार हो गया। तो ऑप्शन हम देखते हैं, विद्यालय के निकटतम, विद्यालय और निकटतम परिवार होगा नहीं, विद्यालय द्वितीय संस्था है। परिवार और रिश्तेदार, यह भी नहीं होगा दोस्तों। परिवार और पास पड़ोस, यह सही है दोस्तों। विद्यालय और पास पड़ोस, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें परिवार और पास पड़ोस। तो देखिए इसमें देखिए दोस्तों आंसर इसमें डी बताया गया, क्योंकि हम टाइप कर रहे थे, हमको याद थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, क्यों इसमें पहले ऑप्शन इसका डी था, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वह सी है। इसका आंसर ये गलत दिया गया है, राइट आंसर इसमें सी होगा। बाकी सारे आंसर सही दिए गए हैं, इसमें यही देख लीजिएगा। इसका प्राथमिक संस्था सिंपल सी बात है, द्वितीय संस्था विद्यालय होता है, धार्मिक स्थल होते हैं, ये सब द्वितीय संस्था है। और प्राथमिक संस्था परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन के, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो समाजीकरण की एक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि अभी हमने 8 अवस्थाएं बताई, उसमें यही तो बताया गया ना कि हम एक उम्र से एक उम्र में जाते हैं तो हमको क्या अर्जित करना होता है, क्या हमको निराशा होती है, क्या हमको हासिल होता है, यह सब एक प्रक्रिया है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है दोस्तों। एक आपको हम बताया था एक्टिव एजेंसी, एक आपको बताया था पैसिव एजेंसी। तो इसमें निष्क्रिय एजेंसी की बात करें, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो राइट आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वह आपका निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, ब्रेन स्ट्रोमिंग, मस्तिष्क ओलोइंग, या फिर रूपात्मक आकलन। तो इसमें सामाजिकरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सहयोगात्मक अधिगम। दोस्तों समाजीकरण का विकास कैसे सबसे ज़्यादा होता है? सहयोगात्मक अधिगम के ही द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण है समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षा के पढ़ाए गए के बीच संबंध। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक और दोस्तों समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? एक हो गया संस्कृत, और क्या सम्मिलित है?
संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, या फिर लास्ट है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है? इसमें नहीं, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय की, परिवार की, भौतिक आधारभूत संरचना की, या फिर मीडिया के। तो किसकी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी, भौतिक आधारभूत संरचना की। निम्न में से किसका मिलान उचित है दोस्तों? संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक परिपक्वता, या फिर सामाजिक विकास, वातावरण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विकास, वातावरण। डी इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके सामाजिकरण के टॉपिक थे, सोशलाइजेशन, उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया और लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी कवर किए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हम सब आप सबके लिए फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध होते हैं। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।